नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अजय भट्टाचार्य और समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 27वां अंक 27th एपिसोड आपके बीच लेकर के आया हूं। दोस्तों, 25 और 26 का जो हमारा अंक था, जो एपिसोड्स थे हमारे 25-26 के, उसकी एंकरिंग मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने की। क्यों की जानते हैं? दो कारण। एक था कि वो हमारा 25वां रजत अंक था और दूसरा था कि बाबा खुद राजेंद्र गुप्त जी को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। ये स्थान राजेंद्र गुप्त जी का मेरे बाबा के मन में है। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें सबसे पहले हम राजेंद्र गुप्त जी की कविता पाठन सुनेंगे। हंसादीप जी की कहानी सुनेंगे और सदाबहार हमारे निरंजन भाई श्रोत्रिय वो अपने युवा कवियों को लेकर के आएंगे। कुछ बातें ऐसी होती जो आपके जहन के, आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, स्पेशली वो बातें जो आपके बचपन से जुड़ी हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं उस समय शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, 13-14 साल का। बाबा ने उस समय पे मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी की रचना की थी और हमारे पास खबर आई कि राजेंद्र गुप्त जी आ रहे हैं और वो मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी के स्टूडेंट्स को लेकर के एक वर्कशॉप करेंगे और साथ साथ कालिदास अकादमी में जो कालिदास समारोह होता था उसमें वो आधे अधूरे का मंचन करेंगे। राजेंद्र गुप्त जी आए और विश्वास करिए दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और राजेंद्र गुप्त जी, उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो ऑरा था, वो मुझे कहीं ना कहीं छू गया। एक हीरो वर्शिप सा मैं उनको करता था। शायद राजेंद्र भैया आपको भी ये बात नहीं मालूम। वर्षों बाद, आज आई थिंक 4 डेकेड के बाद मेरे से ये बात आप बाहर सुन पा रहे हैं। यहां तक राजेंद्र भैया, मैं आपको बताता हूं, आप शुरुआत में आप हमारे घर रहे, आप जब खाना खाने बैठते थे ना, तो मैं आपको ऑब्जर्व करता था, आपके मैनरिज्म्स, आपके स्टाइल्स, मैं ये सब ऑब्जर्व करता था। और कहीं ना कहीं जो भी मेरी आज पर्सनालिटी छोटी मोटी है, उसके अंदर ये चीज, आपका जो उस समय का जो एक इफेक्ट था, वो आज भी मेरे ऊपर है। रही बात समावर्तन की, तो बाबा ने जो ये जो आप ये कर रहे हैं हमारे समावर्तन के लिए, जिसको बाबा ने नाम दिया है राजेंद्र कविता संग्रह, मैं आपको समावर्तन परिवार की ओर से ये दिल से कहना चाहता हूँ राजेंद्र, कि हम गौरवान्वित हैं। हम गौरवान्वित हैं कि आप हमारे लिए ये कर रहे हैं। मेरे दिल में आपकी जगह थी, है और हमेशा रहेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज की जो हमारी इसकी शुरुआत है एपिसोड की, उसमें आप कविता वाचन करें। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बताऊं, जिस दिन आपका ये शो था ना, आधे अधूरे का, कालिदास अकादमी में, उस समय हमारे पास में एक पुरानी फिएट, गोल्डन ब्राउन कलर की गोल्ड फिएट होती थी, जिसका नंबर था 1020। देखिए कैसे बचपन की यादें कैसे आती हैं वापस। और संयोगवश हमारे घर का जो टेलीफोन नंबर था वो भी 1020 था। उस गाड़ी में हम सारे बच्चे बैठ करके आपका प्ले देखने गए। तो आप समझ लीजिए, और आने वाले एपिसोड्स में मैं ऐसी बहुत सारी चीजें कहने वाला हूं जो मेरे मन के करीब है आपके बारे में। तो आपसे सम्मान के साथ, आदर के साथ, प्यार के साथ विनती कर रहा हूं कि आप धूपनाथ पांडे जी की रचित कविता बाढ़ का पानी हम सबको सुनाएं। आदर के साथ
आप सबके सामने लेकर के आता हूं राजेंद्र गुप्त जी। देश में आई भीषण बाढ़ से व्यथित कवि खूबनाथ पांडे की एक समसामयिक रचना बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी बिल्कुल करीब से गुजरा, सर्द चमचमाते सरसराते काले नाग की तरह फुफकारते हुए, और सन्न रह गए लोग। सन्न रह गए लोग मानो सूंघ गया वो सांप सबको एक साथ। पल भर में पूरा कुनबा छत पर, छज्जे पर, और पूरी गृहस्थी नागपाश में कसकर चूर। जितना बचा सकते थे उसका आधा भी नहीं बचा पाए। सबको बचाने के फेर में, पर क्या बचा पाए सचमुच? दिन की भीड़ में सहारा सबकी भूख, सबका डर, और अंधेरा गहराते ही सब अकेले, गर्भ के अर्भक की तरह नितांत अकेले, दिशाहीन। पर जुड़ी है नाल आस्था की, पता नहीं किसके साथ। जिसको जानते थे वो तो मटमैले पानी में आकंठ डूबा शिखरों सहित। कड़कड़ाती बिजलियों, गरजते बादलों और धारा सहारा टांस करती लौह बूंदों की पटपटाहट में सुनाई पड़ती है सिर्फ अपनी धड़कन। मंद होती सी, बंद होती सी आंखें सहसा फट पड़ती हैं काले अंधेरे में। टटोल टटोल करती कोशिश पतियाने की अपना वजूद, खुरच खुरच फेंकती वक्त की पपड़ियां बढ़े आए पानी में हौले से। रात भर डसे जाने का डर, और दिन भर डर को निचोड़ फेंकने का असफल असहाय प्रयत्न। नूह के वंशज मनु की संतानें, बाढ़ का पानी, और कहीं कोई नाव नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ठाव नहीं जहां ना हो बाढ़ का पानी। धन्यवाद। दोस्तों, आपने राजेंद्र भाई को अपने अनोखे अंदाज में कविता पढ़ते सुना। अब मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं हंसादीप जी को। हंसादीप जी वैसे तो अपना परिचय खुद देंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उनकी जो पॉपुलर पब्लिकेशंस हैं उसमें से कुछ जिनके बारे में मैं जानता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। बंद मुट्ठी, कुबेर, चश्मे अपने अपने, प्रवास के आसपास, 100%, 100%, ये कुछ पब्लिकेशंस हैं, कुछ किताबें हैं जो हंसादीप जी ने लिखी हैं। आपका स्वागत है हंसादीप जी। आप आइए, अपना परिचय दीजिए और अपनी कहानी हम सबको सुनाइए। हंसादीप जी। नमस्कार मित्रों, मेरे कथा पाठ में आपका स्वागत। मैं हूं हंसादीप, टोरंटो कनाडा में रहती हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हिंदी पढ़ाती हूं। कहानियां लिखती हूं, उपन्यास भी लिखती हूं। 2 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश में जन्मी हूं, आदिवासी बहुल इलाके मेघनगर, झाबुआ जिले में। वहीं पली और वहीं बड़ी।
फिर भोपाल और विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ाया, न्यूयॉर्क शहर में पढ़ाया, कई प्रमुख अंग्रेजी फिल्मों के सबटाइटल्स हिंदी में लिखे, कनाडा में हिंदी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी में पाठ्यपुस्तकें लिखी, कहानियों की एक ऑडियो पत्रिका कथा पाठ में आज का संपादन कर रही हूँ। आज सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी, और बताइएगा आपको कैसी लगी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कहानी घुसपैठ। घर में हर तरह का ऐशो आराम था, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार। सुख के इन दो अक्षरों में बहुत कुछ छुपा था, वह सब कुछ जो कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता। इतना लालची है यह शब्द कि बस मुंह फैलाए खड़ा रहता है सामने और की रट लगाए। बेचारा आदमी लगा रहता है इस और के हर और को पूरा करने में। और की कोई सीमा नहीं होती, बस एक के बाद एक आते ही रहते हैं, मानो एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हों। यह अनवरत सिलसिला कभी रुकता नहीं। सुखी परिवार दिख सकता है, पर सुखी है या नहीं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगा रहता है। उस परिवार में भी यही हो रहा था। पति पत्नी और वो 3 प्राणी थे, एक माँ, एक बेटी और एक दामाद। दामाद के लिए अपनी सास वो थी और सास के लिए दामाद वो था। बिटिया रेने उन दोनों के वो के चक्कर में कभी इधर तो कभी उधर शटलकॉक बनी रहती। कहने करने को तो बहुत कुछ था घर में, पर जो नहीं था वह बस नहीं था। ऐसा ही कुछ था रुबीन, रेने और मार्शलिन के बीच। तीनों अलग अलग व्यक्तित्व के धनी एक साथ एक घर में टकराते रहते एक दूसरे से। मार्शलिन की बेटी रेने और दामाद रुबीन, 3 खाने वाले और 3 कमाने वाले। पैसा 3 ओर से आता तो खुशियां भी 3 ओर से आ सकती थी, लेकिन 3 ओर से आती थी चिड़चिड़ाहट, एक दूसरे की नुक्ताचीनी। राई जैसी छोटी छोटी बातें देखते ही देखते पहाड़ में बदल जाती और उससे टकराता रहता तीनों का अहम। 3 मजबूत व्यक्तित्वों की टकराहट में घर की चारदीवारी की शांति चकनाचूर हो जाती। कौन किस समय क्या करता वह अधिक महत्व नहीं रखता, महत्व तो यह रखता कि कौन कितना और करता है। दामाद रुबीन को उसकी सास पैकेज डील में मिली थी, जहां एक के साथ दूसरा मुफ्त में मिलना तय था। लेना चाहे या न चाहे, लेने वाले के पास चैन का कोई अधिकार था ही नहीं। शादी की पहली और आखिरी शर्त यही थी, क्योंकि अकेली बेटी रेनी के अलावा मार्शलिन का इस दुनिया में कोई नहीं था। उस समय तो प्यार की सुगबुगाहट ही कुछ ऐसी थी कि सब कुछ मंजूर था रुबीन को, आकाश के तारे तोड़ना भी। फिर यह तो एक बहुत छोटी सी बात थी उन पलों में। बहुत अच्छा लगा था कि घर पर कोई होगा जो हरदम घर का, रेने का ध्यान रखेगा। शुरुआती दिनों के बाद कहीं न कहीं रेने और मार्शलिन की जुगलबंदी रुबीन को खलने लगी थी। उसे लगता था कि वह पिस कर रह गया है इन दोनों पाटों के बीच। मार्शलिन मनवा ही लेती थी अपना कहा, बड़ी होने का वह बड़प्पन छोटों के आड़े आ जाता। रेने को माँ की बात मानने की आदत सालों से थी, कुछ नया नहीं था उसके लिए। दिक्कत तो रुबीन के लिए थी, वह तो इस परंपरा में अभी अभी शामिल हुआ था। उसके लिए हाँ में हाँ मिलाना आवश्यक था। हाँ जी और जी हाँ में सिर हिलाना कुछ दिनों तक तो अच्छा लगा था। धीरे धीरे सिर को हिलने में समय लगने लगा, कई बार तो हिलता भी नहीं। माँ की नहीं सुनी तो बेटी आकर दबाव बनाती, तब असहाय सा महसूस करता रुबीन। ऐसा लगता था कि जैसे उसको एक घोड़ा बना दिया गया हो, जिसकी लगाम माँ बेटी खींचती रहती थी समय समय पर। हिनहिनाता घोड़ा धीरे धीरे बगावत करने लगा। खेल शुरू तो हो चुका था, पर तब से बिगड़ने लगा जब एक दिन कुछ और पसंद का खाना बना किचन में, वह और खाना चाहता था। कड़कती आवाज से रोक दिया गया, बस करो, अपनी ओर देखो। उसने अपनी ओर देखा, यानी उसके खाते पीते घर वाली सेहत का मजाक था। चुभा तो सही, पर रहने को कुछ इस तरह देखा मानो कह रहा हो, कम से कम मेरी खाने की आजादी तो न छीनी जाए। रेने बोली तो सही, मगर एकदम विपरीत। हाँ बिल्कुल, कितना भी अच्छा बना हो खाना, आदमी को अपना पेट तो देखना ही चाहिए। लेकिन मैं इतना मोटा नहीं कि मेरा खाना बंद कर दिया जाए। कैसी बात करते हो रुबिन, बंद कौन कर रहा है तुम्हारा खाना, पर देख कर खाओ, अभी नहीं ध्यान दोगे तो हो जाओगे मोटे। उसे अच्छा नहीं लगा
यूं खाने पर टोक देना और कहीं टोका जाना तो वह जैसे तैसे निभा रहा था, पर खाने पर इस तरह रोक देना उसे अपना अपमान लगा। अपने घर में अपने खाने की मेज पर खाने पर पाबंदी थी। जिस घर में मन से पसंद का खाना न खा पाए इंसान, वह भला घर कैसे हुआ? अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा चाहता था तो वह था स्वादिष्ट खाना, फिर चाहे उससे कितना ही काम क्यों न करवा लिया जाए। हालांकि उस समय तो बगैर खाए बगैर कुछ कहे उठ गया था वह। मार्शलिन और रेने दोनों का एहसास तो हो गया था कि इस तरह रूबिन का उठना सामान्य उठना नहीं है। इसमें गुस्सा है, गुस्से के साथ और भी बहुत कुछ है। मार्शलिन को रेने का सपोर्ट मिला था। वह खुश थी कि बेटी समझती है उसकी बात को। रेने को कुछ खटका था कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सोचा वह रूबिन को मना लेगी। हालांकि शिकायतों का पुलिंदा लेकर तो वह भी घूम ही रही थी। एक कुर्सी भी नहीं खिसकाता, कभी एक गिलास तक उठाकर यहां से वहां नहीं रखता। वह भी काम करके आती है, पर घर आकर बहुत सारे काम करती है। माँ भी लौट कर किचन संभालती है। एक रूबीन ही है जो आकर बस सोफे पर पसर जाता है खर्राटे भरने के लिए। अपनी व माँ की व्यस्तता देखकर रेने को कभी नहीं लगा कि रूबीन को बुरा लगेगा या वह चोट खाया महसूस करेगा। हालांकि यह बात और थी कि रूबीन बाहर स्नो साफ करके आता, वह किसी को दिखाई नहीं देता, पर उसका चाय का कप जो चाय पीने के बाद वहां रह जाता तो उस पर बवाल मच जाता। गर्म दोपहर में घास काटकर आता, वह भी किसी को नहीं दिखता, पर मशीन बाहर छोड़ाता तो कोर्ट में पेशी हो जाती। शनि रवि के दिन गराज में घंटों खड़े होकर गाड़ियों की मरम्मत करता, वह भी दिखाई नहीं देता किसी को। लेकिन किसी दिन गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता तो जुमला उछल कर आता, कम से कम इतना तो कर दिया करो। यह नहीं करता, वह नहीं करता। आंखों के काले चश्मे वही देखते जो देखना चाहते। यूं किश्त दर किश्त गुस्सा जमा होता रहा। मार्शलिन को तो शुरू से कुछ न कुछ गलत ही दिखता था दामाद में। अब रूबीन को भी सब कुछ गलत दिखने लगा। रेने की माँ में और रेने में भी। दोनों के इस टकराव में रेने कभी रूबीन का पक्ष नहीं ले पाती। उसके लिए तो माँ सदा से सही थी और रहेंगी। दामाद और सास ने कमर कस ली थी एक दूसरे के खिलाफ। इस खींचतान के चलते पति पत्नी के बीच अनमनापन आना ही था। एक खिंचाव उधर भी आने लगा। रिश्तों की कसती लगाम अधिक कसती गई तो घुटन होना स्वाभाविक था। ऐसी घुटन कि बस दम लेकर ही सांस ली जाती। दिन में 10 बार हिसाब लगता, मैंने यह किया, मैंने वह किया। इस अकाउंटिंग में रूबीन का कॉलम खाली ही रहता। रूबीन के पास बस एक ही सीधा सा हिसाब था उसके अपने खाते में कि वह काम से लौटा है 12 घंटों की ड्यूटी करके, जो उन दोनों महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था। काम तो वे दोनों भी करती थी, पर घर आकर फिर से घर के काम में जुट जाती थी। खाना पकाना, सफाई करना, रास्ते से आते हुए दूध उठाना, सब कुछ। उन दोनों में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनके काम में और रूबीन के काम में तनख्वाह का अंतर भले ना हो, पर काम के श्रम का अंतर था। रूबीन का शारीरिक रूप से थका देने वाला काम ऐसा था कि वह आते से ही खा पीकर सोना चाहता था, जो मार्शलिन को फूटी आंखों नहीं सुहाता था। बैठक में सोफे से उठते उसके खर्राटे कानों में गूंज गूंज कर तिलमिलाहट का गुब्बार इकट्ठा करते रहते। वह भरा गुब्बार का गुब्बारा फट पड़ता जब वह खाना खाने बैठता। एक दिन, 2 दिन, फिर तो रोज ही यह बगैर रुके चलने लगा। रूबीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि खाने के बीच कोई उससे 10 सवाल करे, 20 रोक टोक लगाए। वह मौन रहकर खाना खाने का आदी था। जब उन्हें खाना खाते हुए टोकते हुए देखता तो मन खराब होता। उनके अंदर का अचबा खाना दिखाई देता लार के साथ, उसे घिन से आती। इसीलिए न देखता न बोलता, बस नीचा मुंह करके अपना खाना खाता। यह तिरस्कार हो जाता, माँ के लिए बेटी का और बेटी के लिए माँ का। तब रूबीन को वे सारे पल याद आते जब उसके काम की सराहना तो दूर, बुरी तरह से दुत्कार दिया गया था। फिर चाहे वह किसी बिल का पेमेंट करना हो या फिर कोई चीज खरीदनी हो, वह चीज कोई महंगी चीज नहीं होती, छोटी सी चीज होती, जैसे उसके खरीदे गए केलों का कच्चापन या पक्कापन होता, नींबुओं में रस की कमी होती
और उसके द्वारा की गई साफ टेबल को फिर से साफ किया जाता। इन सड़ी सड़ी मगर बड़ी चढ़ी बातों से इतने प्यारे रिश्ते पर जो धब्बे लगते वे शायद छूटने के लिए नहीं लगते। परत दर परत जमते उन धब्बों को अमीट कर देते। फिर उन धब्बों की वजह से रिश्ते का असली चेहरा इस कदर धूमिल होता जाता कि एक दिन अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। यही हुआ। तीनों खोजते रहते अपने आत्मीय रिश्तों के बीच का असली चेहरा जो कभी दिखाई नहीं देता। तब घर घर नहीं रहता, साजिशों और नफरतों का अड्डा बन जाता। तब अपने लिए अलग ठिकाना ढूंढना ही एकमात्र उपाय बचता। यूं सुख में सुख की खोज करते वे रिश्ते कभी नहीं खोज पाते अपने खोए हुए सुख को। चार दीवारी से रूठा हुआ सुख चला जाता अपना एक अदद ठिकाना ढूंढने। अपने भीतर छुपा सुख खोज नहीं पाने का गम सदा के लिए हावी हो जाता। कभी किसी ने सोचा नहीं कि आखिर वजह क्या है घर में इतना किचकिच करने की। क्या सचमुच रूबीन का खाना इतना अखर रहा है? क्या सचमुच उसके द्वारा किए गए कामों में काम जैसा कोई काम कभी दिखाई नहीं देता? ऐसा नहीं हो सकता कि वे एक दूसरे में वह ढूंढे जो उन्हें दिखाई नहीं देता। और एक दिन बस वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रास्ते अलग हुए, घर के टुकड़े हुए, नेपथ्य वही था जो सालों से परिवारों में था। सिर्फ कथ्य भर बदला था जरा सा। परिणाम भी वही था जो सालों से था, बस अर्थ भर बदला था जरा सा। किसने किसके घर को तोड़ा था यह सोचने का समय नहीं था किसी के पास। सुख की खोज फिर से चालू हो गई थी, इधर रूबिन की उधर रहने की। टूटने के निशान बने भी नहीं थे कि मिटने लगे। अपने अपने जीवन की दखलंदाजी को बाहर निकालकर फेंकते हुए अजीब सा सुख मिला था, अपने अहम की जीत का सुख। किसके जीवन में किसने घुसपैठ की थी, यह एक अनुत्तरित प्रश्न था। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर सबको मालूम था सिवाय घुसपैठिए के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। नमस्कार। निरंजन श्रोत्रिय जी, 25 और 26 वाला जो एपिसोड था उसमें आपने बढ़िया तरीके से कहानी पढ़ के सुनाई। एक बात पूछूं, यार सच सच बताना, एक घास फूस का प्रोफेसर इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी, इतनी बढ़िया रचनाएं, इतनी बढ़िया कविताएं, यार कैसे करते हो? कभी गुना आओ तो कुछ टिप्स हमें भी दीजिएगा, शायद हम भी कुछ कोशिश कर लें। दोस्तों, लेकर के आया हूं आपके बीच मेरे मित्र, हमारे निरंतर बने हुए हमारे साथ समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन में निरंजन भाई श्रोत्री जी को, कि वो अपने युवा कवियों को लेकर के आए और हमें कुछ बढ़िया कविताएं सुनाएं। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं नवनीत पांडे की कविताएं। नवनीत पांडे हिंदी और राजस्थानी भाषा में लिखते हैं, दोनों पर उनकी मजबूत पकड़ है और हिंदी में उनके कई महत्वपूर्ण कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सच के आसपास, छूटे हुए संदर्भ, जैसे जिनके धनुष, जब भी देह होती हूँ और सुनो मुक्ति बोध। महत्वपूर्ण काम जो नवनीत पांडे ने किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम, वो है महाश्वेता देवी, जो बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है 1084 की माँ। उस उपन्यास का उन्होंने बांग्ला से राजस्थानी में अनुवाद किया है, एक महत्वपूर्ण काम। राजस्थान साहित्य अकादमी के कई पुरस्कार नवनीत पांडे को मिले हैं। नवनीत पांडे की भाषा बहुत सहज, सरल और भीतर तक उतरने वाली भाषा है और संवेदना। सोशल मीडिया पर भी नवनीत पांडे काफ़ी सक्रिय रहते हैं और हिंदी और राजस्थानी के लेखकों की काफ़ी खोज खबर वे सोशल मीडिया पर रखते हैं और हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देते हैं। तो आइए सुनते हैं नवनीत पांडे को। समावर्तन के पाठकों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने अपने संग्रह सुनो मुक्ति बोध एवं अन्य कविताएं
इससे कुछ कविताएं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। संग्रह के शीर्षक सीरीज की 2 कविताएं छोटी छोटी। सुनो मुक्तिबोध। सुनो मुक्तिबोध, मैं भी घिर गया हूँ तुम्हारी ही तरह ब्रह्म राक्षसों के रचे चक्रव्यूहों में। सुनो मुक्तिबोध, मैं भी घिर गया हूँ तुम्हारी ही तरह ब्रह्म राक्षसों के रचे चक्रव्यूहों में, मगर मैं अभिमन्यु नहीं हूँ कि लड़ते लड़ते मारा जाऊंगा। मैं सारे चक्रव्यूह भेद जाऊंगा, उठाते हुए तुम्हारी ही तरह अभिव्यक्ति के खतरे। खा रहा हूँ नित अपमान के लठ, खा रहा हूँ नित अपमान के लठ। इसी सीरीज की दूसरी कविता। सुनो मुक्तिबोध, तुम अकेले और पहले नहीं थे, तुमसे पहले तुम्हारे बाद तुम्हारे जैसे न जाने कितने कितने मुक्तिबोध हुए हैं और होंगे। सुनो मुक्तिबोध, तुम अकेले पहले नहीं थे, तुमसे पहले तुम्हारे बाद तुम्हारे जैसे न जाने कितने कितने मुक्तिबोध हुए हैं और होंगे, जिन्हें अकाल मृत्यु मिली है, मिल रही हैं और मिलेंगी इन ब्रह्म राक्षसों के हाथों। ये ब्रह्म राक्षस चिरंजीव हैं, नियंता है अपने अपने समय के मुक्तिबोधों के अंता है। ये ब्रह्म राक्षस चिरंजीव है, नियंता है अपने अपने समय के मुक्तिबोधों के अंता है। एक और कविता। मैंने मजदूरों पर कविता लिखी। मैंने मजदूरों पर कविता लिखी, सोचा अपने घर चल रहे कमठाने पर बरसों पुराने ईंटें ढो रहे मजदूर, चिनाई कर रहे कारीगर, जिन्हें मालूम था मैं कवि हूँ और जो बात बात में कहते थे, बाबूजी आपको कुछ नहीं पता, आप तो कविता लिखो, हमें हमारा काम करने दो। मुझे सब पता है, मैंने कहा मुझे सब पता है। तुम लोग दिन भर काम में पचते हो, 2 पैसे कमाते हो, 2 रोटी जितना जुगाड़ के बाद सारे पैसे शाम को ठेके में उड़ा देते हो। वे हंसे। यही लिखते हैं कविता में, आप लोग यही दिखाते हैं फिल्मों में, पर क्यों होता है ऐसा? कभी किसी ने जानने की कोशिश की? हमारी कहानियाँ, कविताएं आप बहुत लिखते हैं, दिखाते हैं, पर क्या आप जानते हैं दिन भर पचने के बाद हाड़ मांस के इस शरीर को अगले दिन पचने के लिए हम किस किस भट्टी तपाते हैं? आप लोग तो सिर्फ दारू ही देखते हैं, दारू ही दिखाते हैं। मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया, अपनी लिखी कविता बिना सुनाए उल्टे पांव लौट आया। दोस्तों, कैसा लगा हमारा 27वां एपिसोड आपको? मजा आया ना? देखिए, फिर याद दिला रहा हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बिना टाइम वेस्ट किए समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिले, जिससे आप राजेंद्र गुप्त जी जैसे इतने, क्या कहूँगे, बहुमुखी प्रतिभा वाले इंसान को आप हमारे साथ रूबरू हो सके और सुन सकें। साथ में आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस, आप कुछ लिखना चाहते हैं समावर्तन के लिए, ऑडियो विजुअल मैगजीन के लिए, तो लिख करके भेजिए हमें। जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए और फेसबुक में देख सकते हैं और सुन सकते हैं
है ही आपके पास में, तो जल्दी से बिना देर की लिख करके हमें कुछ ना कुछ भेजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा संडे सुबह। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।